नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने ऊष्मा बजट देखा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है। अब देखते हैं इस वीडियो में वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की उत्पत्ति। तो वायुमंडल का संगठन देखते हैं, तो इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं वायुमंडल की उत्पत्ति पर। जिसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी क्या ये है वायुमंडल। यहाँ जहाँ हवाएं चलती हैं इन्हीं को ही कहा जाता है कि यह एक वायुमंडल है। तो वायुमंडल के जो संगठन है, जैसे गैस यानी गैसें, ये भी वायुमंडल का संगठन है। दूसरा है जलवाष्प, तीसरा है धूलकण। जलवाष्प ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाई जाती है जलवाष्प। तो वायुमंडल का संगठन यही है, गैसें, जलवाष्प तथा धूलकण। तो यदि गैसों पे चर्चा किया जाए तो गैस, तो सबसे ज़्यादा गैस वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन लगभग 78.1% पाई जाती है वायुमंडल में। नाइट्रोजन 78.1% यानी 78% लगभग। ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%, यानी सबसे भारी गैस यही है CO2। तो गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2। उसके बाद वायुमंडल में है नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। तो गैसें कुछ एक गैसें भी हमने देखा, ये भी वायुमंडल में ही पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाया जाता है वायुमंडल में। इसके बाद जो नाइट्रोजन है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं। नाइट्रोजन यह प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है। जो नाइट्रोजन गैस है, इससे प्रोटीन भी बनाई जाती है, यानी यह प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन। वातावरण के नाइट्रोजन को जीवाणु यानी बैक्टीरिया, वातावरण के नाइट्रोजन को जीवाणु मिट्टी में स्थिरीकरण कर देता है, यानी मिला देता है। इसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। इसका नाम है जीवाणु का। यह दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाती है, दलहनी फसलों की जड़ों में। और पौधे कुछ जो हैं इससे प्राप्त होते हैं। जो नाइट्रोजन है, राइजोबियम, जो इसका नाम है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से, तो इससे कुछ पौधे भी प्राप्त होते हैं। वातावरण को के नाइट्रोजन को जब जीवाणु बैक्टीरिया पृथ्वी में मिला दिया जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है, तो इससे कुछ पौधे भी प्राप्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं आग को नियंत्रित करती है। जो नाइट्रोजन है, आग को नियंत्रित करती है। यह रंगहीन, गंधहीन गैस है। यह कृत्रिम धुआं बनाती है। द्रवित N2 बराबर, यानी शीतलक करने वाली गैस। यह नाइट्रोजन शीतलक करने वाली गैस भी है। इसके बाद दूसरा देखते हैं O2 यानी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन हमने देखा, ऑक्सीजन देख रहे हैं। एक एक गैस पे चर्चा कर रहे हैं दोस्त। ऑक्सीजन को जीवन दायिनी गैस कहते हैं। आग जलाने के लिए यह सबसे आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण से यह निर्मित होती है। जो गैस है ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण से निर्मित होती है। इसके बाद CO2 देखते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह हमारे वायुमंडल की सबसे भारी गैस है, यानी यह प्रकाश संश्लेषण के सबसे आवश्यक है के लिए आवश्यक है। CO2 हमारे वायुमंडल की सबसे भारी गैस है।
जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। हरित गैस, हरित ग्रह गैस है ये जो CO2 है, एक हरित ग्रह गैस है CO2। इसके अलावा मीथेन तथा जलवाष्प भी हरित ग्रह गैस है। CO2 के पास देखते हैं ओजोन 0.3% जो पाई जाती है। ओजोन, ओजोन को O3 कहते हैं, यानी समताप मंडल में यह पाया जाता है। 15 से 35 किलोमीटर तक यह पाई जाती है ओजोन। पराबैंगनी किरणों को सोख कर हमें यह बचाती है। पराबैंगनी जो किरणें होती हैं खतरनाक होती हैं, इससे कैंसर वगैरह हो जाएगा, चेहरे पर स्किन खराब हो जाती है। तो इन्हीं पराबैंगनी किरणों से सोख कर हमें बचाती है। यह पृथ्वी के निकट आ जाता है तो प्रदूषक हो जाता है। यदि ओजोन पृथ्वी के निकट आ जाती है तो प्रदूषक हो जाता है, प्रदूषण। ओजोन के बाद देखते हैं जलवाष्प। यह 2 किलोमीटर तक अधिकतम रहता है। जलवाष्प 2 किलोमीटर तक, यानी 2 से 4 किलोमीटर तक रहता है। यह परिवर्तनशील है। जो जलवाष्प गैस है यह परिवर्तनशील है। हरित ग्रह तापमान, वर्षण, वर्षा के लिए विशेष जिम्मेदार। तो वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार यही है, इसीलिए इसे वर्षण कहते हैं। तो यह जलवाष्प भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 204% तक यह रहती है। यह एक परिवर्तन गैस है, जलवाष्प परिवर्तन गैस। इसके बाद देखते हैं वायुमंडल की संरचना क्या है। वायुमंडल की संरचना पे बात करें तो कई तरह से वायुमंडल का निर्माण हुआ है। चित्र के माध्यम से हमने देखा भी है वायुमंडल की संरचना कैसे है। तो पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, पृथ्वी से 16 से 18 किलोमीटर पे दूरी यह होती है। पृथ्वी का ध्रुव से लगभग 8 किलोमीटर है और यह सबसे निकटतम है। औसत लगभग 15 किलोमीटर होता है। जो क्षोभ मंडल लगभग औसत इसका 15 किलोमीटर है, लेकिन 16 से 18 किलोमीटर तक यह पाई जाती है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम है। क्षोभ मंडल ध्रुवों से 8 किलोमीटर ही होती है, यानी 8 किलोमीटर तक यह होती है पृथ्वी से ध्रुवों तक। इसके बाद देखते हैं कि सर्वाधिक जो वायु घनत्व है इसी वायुमंडल में ही पाया जाता है, जिसे क्षोभ मंडल कहते हैं। तो सर्वाधिक वायु घनत्व भी क्षोभ मंडल में पाया जाता है। सभी मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। 1000 मीटर ऊपर जाने पर 65 यानी 6.5% 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग होता है। यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान इसमें बढ़ता जाता है। क्षोभ मंडल में 1000 मीटर यदि ऊपर उठ जाता है तो यहाँ 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी बढ़ जाता है। 165 मीटर में 1 डिग्री ये जो है सेंटीमीटर तापमान बढ़ती है, घटती है। बताया हमने ऊपर जा रहे हैं तो वो घटती चली जाती है। तो 165 मीटर जाएंगे तो आपको 1 सेंटीमीटर तापमान आपका घट जाएगा दोस्तों, यही है। इसके बाद देखते हैं समताप मंडल। समताप मंडल क्या है, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, यानी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। यह 18 से 50 किलोमीटर तक रहता है। यदि तापमान में बात करें तो यहाँ तापमान कम होता है
कम होना बंद हो जाता है, यहाँ तापमान कम होना बंद हो जाता है। जो समताप मंडल है यहाँ तापमान कम होना बंद हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है। ओजोन परत यहीं पर लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक समताप मंडल में ही पाई जाती है। इसे ओजोन परत कहते हैं, लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक के बीच में। जहाजी उड़ाने के लिए सर्वोत्तम मंडल है समताप मंडल। जहाज, ये हमने बताया जहाज उड़ाने के लिए सर्वोत्तम है समताप मंडल। यहाँ बादल नहीं पाए जाते हैं, तो एक नोट कर लीजिए, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक बादल यहाँ पाए जाते हैं। एक बादल है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक नामक बादल भी यहीं पाए जाते हैं, यानी समताप मंडल में। इसके बाद देखते हैं मध्यम मंडल। मध्यम मंडल कहते हैं मीजोस्फीयर। यह 50 से 88 किलोमीटर तक होता है। तापमान ऊंचे जाने पर गिरता है। एक नोट है, बादल नाइट्रिल्यूसेंट क्लाउड पाया जाता है। बादल में नाइट्रिल्यूसेंट क्लाउड यानी नाइट्रिल्यूसेंट क्लाउड पाया जाता है। ये बादल है, यही मध्यम मंडल में पाया जाता है। उल्का और उल्काश्म भी इसी मध्य मंडल में बनती है, यानी मध्य मंडल तापमान ऊंचे जाने पर गिरता है, जिसे मेसोस्फीयर कहते हैं। यह 50 से 88 किलोमीटर है। यहाँ एक बादल पाया जाता है जिसे नाइट्रिल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं। यह मध्य मंडल में पाया जाता है, चाहे उल्का हो चाहे उल्काश्म हो, यही मध्य मंडल में ही बनता है। इसके बाद देखते हैं आयन मंडल यानी एटमॉस्फेयर। यहाँ 88 से 400 किलोमीटर तक लगभग पाया जाता है आयन मंडल। दिन में यह फैल जाता है। जो आयन मंडल है इसका दिन में फैलाव हो जाता है तथा रात में सिकुड़ जाती है। इसके बाद यहाँ किरणें चलती हैं, जैसे यक्स किरणें, गामा किरणें। इसके बाद ये किरणें जब चलती हैं तो यहीं रह जाती हैं, यानी पृथ्वी तक ये नहीं पहुंचती हैं। जो किरणें चलती हैं ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचते, यहीं रहती हैं, पृथ्वी तक यहीं रह जाती हैं। आयनीकरण की एक प्रक्रिया होती है आयन मंडल में। आयनीकरण की एक प्रक्रिया होती है। तो जैसे एक है किरण, आज हम कुछ देख लेते हैं किरण पे। तो जैसे GFED, मान लीजिए ये धरातल पृथ्वी है। तरंगे जो आयन मंडल से वापस आती हैं, ये मान लीजिए तरंग दैर्घ्य भी है ये, तथा आयन मंडल को मान लीजिए टोटल आयन मंडल है। तो यहाँ लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव तथा यह गेटरॉन। तो जो किरणें निकलती हैं तो आकर जब यहाँ टकराती हैं तो यहीं से वापस चली जाती हैं। तो इसको कॉस्मिक किरणें कहते हैं, ब्रह्मांडीय किरणें। एक ब्रह्मांडीय यानी काश की किरणें होती हैं जो आती हैं और इसी ग्रेटाइन से ये वापस चली जाती हैं। इसी को ही कॉस्मिक किरणें कहते हैं। इसके बाद आता है वायुमंडल, यानी एक जो स्फीयर यह 400 किलोमीटर के बाहर होता है, यानी वायुमंडल 0 से 1000 तक ही पाया जाता है। तो दोस्तों हमने इसको वायुमंडल के बारे में देखा। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।